सभी को नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आज इसके पार्ट 12 में अपन पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सारणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं तो इस चैप्टर का आधा भाग यूं समझ लो आपने हल कर लिया। बहुत से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। विद्युत रासायनिक सारणी क्या है, इसमें कुछ शब्द हैं उनका उपयोग किया जाता है। इन सब का अपन अध्ययन डिटेल में करेंगे। सारणी को पढ़ने से पहले इसमें देखिए कुछ टर्म्स हैं, उनको समझना आवश्यक है। सबसे पहले अपन देखें कि ऑक्सीकरण विभव या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दूसरा अपन शब्द पढ़ें जैसे अपचयन विभव या रिडक्शन पोटेंशियल। अपन ने पिछले वीडियोस में देखा कि किसी अकेले इलेक्ट्रोड के विभव की गणना संभव नहीं है। इलेक्ट्रोड के विभव की गणना करने के लिए अपने को दूसरा कोई ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए जिसके विभव का मान अपने को पता हो। तो उसके लिए अपन ने संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग किया और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए मानक अपचयन विभव का मान शून्य माना। यह शून्य माना जाता है। अपचयन विभव, अपचयन हो रहा है, देखिए H+ से H2 बन रहा है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन विभव का मान शून्य माना और उस इलेक्ट्रोड के साथ अन्य इलेक्ट्रोडों को जोड़ जोड़कर अज्ञात इलेक्ट्रोड हैं उनके अपन विभव की गणना करते हैं। ऑक्सीकरण विभव किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए या किसी भी तत्व के लिए यह शब्द काम में लिया जाता है। यह विभव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब होता है ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति। किसी भी तत्व के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ऑक्सीकरण विभव का मान जितना ज्यादा होगा मतलब उसकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति उतनी ज्यादा होगी। ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, त्यागने की प्रवृत्ति। जिस तत्व के ऑक्सीकरण विभव का मान जितना ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति का मतलब ये तत्व जिसके साथ अभिक्रिया करेगा उसको इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब उस तत्व का दूसरे तत्व का ये अपचयन कर देगा। तो जिसके ऑक्सीकरण विभव का मान ज्यादा है उसकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ज्यादा है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा है और इसे अपन कहेंगे उसका अपचायक गुण ज्यादा है, वो अपचायक की तरह व्यवहार करेगा। क्लियर है। दूसरा इसमें रिडक्शन पोटेंशियल, अपचयन विभव। अपचयन विभव मतलब अपचयित होने की प्रवृत्ति, अपचयित होने की प्रवृत्ति। और अपचयित होने की प्रवृत्ति का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। जिस तत्व के लिए अपचयन विभव का मान जितना ज्यादा होगा उसके स्वयं अपचयित होने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह जिससे अभिक्रिया करेगा उसी से तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो वह दूसरे तत्व का क्या कर देगा, ऑक्सीकरण कर देगा, मतलब यह ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करेगा। तो यह ध्यान रखिएगा, जिस तत्व के ऑक्सीकरण विभव का मान जितना ज्यादा है उसके अपचायक गुण उतने ज्यादा होंगे, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल या अपचयन विभव का मान जितना ज्यादा है उसके ऑक्सीकारक गुण उतने ज्यादा होंगे। क्लियर है। अब जैसे कोई भी तत्व है उसके ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव दोनों के मान देखें। जैसे जिंक है, जिंक 2+,
2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रहा है, जिंक ठोस बना रहा है, और जिंक ठोस है वो ऑक्सीकृत होकर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना रहा है, जिंक 2 आयन बना रहा है। तो इस अभिक्रिया में अग्र दिशा में तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और पश्च दिशा में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। जिंक के लिए कौन सी प्रवृत्ति ज्यादा होगी, कौन सी प्रवृत्ति ज्यादा होगी, तो देखिएगा एक ही तत्व का ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, मतलब इसका ऑक्सीकरण विभव भी है और अपचयन विभव भी है। अपचयन विभव को मैं लिखता हूं, अपचयन में देखिए क्या हो रहा है, पहले क्या है Zn2+, क्या बना, जिंक ठोस बना, इसको इस तरह से अपचयन विभव लिखा जाता है। ऑक्सीकरण विभव कैसे लिखेंगे, पहले क्या है, जिंक है, क्या बना, जिंक 2+, ये इस तरह से ऑक्सीकरण विभव। अगर विलयन की सांद्रता 1 मोलर है तो इस विभव को अपन कहेंगे मानक विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव या मानक अपचयन विभव। जिंक के लिए मानक अपचयन विभव का मान है -0.76 वोल्ट और इसके ऑक्सीकरण विभव का मान है +0.76 वोल्ट। कहां से आया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर इसकी गणना करी, जैसा अपने पिछले वीडियो में देखा। यहां देखिए आप देख रहे हैं इस तत्व के ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव के आंकिक मान एक जैसे हैं 0.76, लेकिन चिन्ह विपरीत है। इसका अपचयन विभव चूंकि माइनस में है और ऑक्सीकरण विभव प्लस में है, तो अपन कहेंगे किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव के आंकिक मान बराबर होते हैं, लेकिन उनके चिन्ह विपरीत होते हैं। या फिर अपन यूं कहें, किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव जितना ज्यादा होगा उसका अपचयन विभव उतना ही कम होगा। क्लियर है ना ये चीज? तो ये कुछ शब्द हैं जो अपन विद्युत रासायनिक सारणी में काम में लेंगे। अब देखिएगा, संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त करते हुए विभिन्न इलेक्ट्रोडों के लिए, विभिन्न तत्वों के लिए इलेक्ट्रोड विभवों की गणना करके उन्हें एक सारणी में व्यवस्थित किया गया है, जिसे विद्युत रासायनिक सारणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक सारणी का जो निर्माण है वह तत्वों के मानक अपचयन विभव के आधार पर किया गया है। विद्युत रासायनिक सारणी का निर्माण है वो किसके आधार पर किया गया है, उन तत्वों के मानक अपचयन विभव के आधार पर किया गया है। मानक मतलब उनके विलयन की सांद्रता 1 मोलर है। आजकल इस मानक अपचयन विभव को सिर्फ इलेक्ट्रोड विभव भी कहते हैं। अपन ने देखा इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार के हैं वैसे तो, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार अगर कहीं पर सिर्फ इलेक्ट्रोड विभव लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोड विभव का मान लिखा हुआ है, इसका मतलब वह मान उस इलेक्ट्रोड के लिए मानक अपचयन विभव है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ तुलना करते हुए विभिन्न तत्वों के मानक अपचयन विभवों के मानों के आधार पर एक सारणी का निर्माण किया गया है, जिसे अपन विद्युत रासायनिक सारणी कहते हैं। वो सारणी क्या है देखिएगा। विद्युत रासायनिक सारणी में ये जो हाइड्रोजन है इसके मानक अपचयन विभव का मान 0 माना जाता है और इसके साथ तुलना करके विभिन्न तत्वों के लिए ये सारणी बनाई गई है। इसके ऊपर ये जो तत्व हैं इनके मानक अपचयन विभव के मान है नेगेटिव, और ये जो तत्व हैं जो हाइड्रोजन से नीचे हैं इनके लिए मानक अपचयन विभव का मान है पॉजिटिव। तो अपन कहेंगे ऊपर से नीचे जाने पर ये सबसे ऊपरी सिरा लिथियम वाला है और सबसे नीचे वाला सिरा फ्लोरीन वाला है। तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो मानक अपचयन विभव बढ़ता है। तो मैं यहां लिख दूं ऊपर से
नीचे जाते हैं तो मानक अपचयन विभव बढ़ता है। मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव एक दूसरे से विपरीत हैं, तो अपन कहेंगे ऊपर से नीचे जाने पर मानक ऑक्सीकरण विभव घटता है। क्लियर है ना चीज? ठीक है। अब देखिए पहला गुण ऊपर से नीचे ये देख रहे हैं अपन। नेक्स्ट देखिएगा, अपन जानते हैं जिसके अपचयन विभव का मान ज्यादा है वो अपचयित होगा, मतलब ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करेगा। तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो मानक अपचयन विभव बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऑक्सीकारक गुण बढ़ेंगे और अपचायक गुण घटेंगे। ऊपर से नीचे जा रहे हैं, वो सबसे ऊपर लिथियम, सबसे नीचे फ्लोरीन, तो ऑक्सीकारक गुण बढ़ेंगे। तो अपन कहेंगे पूरी आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है या प्रबलतम ऑक्सीकारक है, और सबसे दुर्बलतम ऑक्सीकारक हो गया लिथियम। अपचायक गुणों के आधार पर देखें तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो अपचायक गुण घट रहे हैं। तो सबसे प्रबलतम अपचायक कौन हो गया पूरी आवर्त सारणी में? लिथियम। विद्युत रासायनिक सारणी के आधार पर अपन कह सकते हैं कि पूरी आवर्त सारणी में, विद्युत रासायनिक सारणी में तो है ही, पूरी आवर्त सारणी में भी प्रबलतम अपचायक कौन है? सॉरी, अपचायक है लिथियम, और दुर्बलतम अपचायक है फ्लोरीन। ये अपन बता सकते हैं ऑक्सीकारक गुण और अपचायक गुणों के आधार पर। और देखिएगा ये विभिन्न तत्वों को अपन इस तरह से व्यवस्थित किया है। आप इसके कुछ ट्रिक्स भी बना सकते हैं, या फिर अपन प्रैक्टिस मेन है केमिस्ट्री में। ट्रिक्स है वो क्या होता है कि एक परमानेंट चीज नहीं है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे केमिस्ट्री उतनी आसानी से तैयार होती है। मैं तो ट्रिक्स के फेवर में नहीं हूं, लेकिन फिर भी मान लो कुछ ट्रिक्स अपन बनाने की कोशिश करें। जैसे इसके लिए मेरा बनाया हुआ है हाइड्रोजन से ऊपर वालों के लिए, लीना के बाप का नाम मांगीलाल, बेटा आलू, जरा क्यों फिर कौन निकाले SNPB। इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ये तत्वों के क्रम को याद रखने का एक तरीका है। ये हाइड्रोजन से ऊपर वाले तत्व हैं, और नीचे वाले तत्व हैं जैसे कॉपर है, फिर आयोडीन। ये प्रैक्टिस से ही अपन याद कर सकते हैं। AgHg, Br2Cl2, O2 AuF2, ये तत्वों के मानक अपचयन विभव के क्रम हैं। आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अब ये सारणी इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस सारणी में अगर आपको इतना भी ध्यान है कि कोई भी दो तत्व जो आपको दिए हुए हैं उनमें आपको ध्यान है कि विद्युत रासायनिक सारणी में ये तत्व ऊपर था और ये तत्व नीचे था, तो बहुत सारी समस्या आपकी हल हो जाती है। तो विद्युत रासायनिक सारणी के अनुप्रयोग क्या क्या हैं वो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन देखते हैं अब विद्युत रासायनिक सारणी के अनुप्रयोग। विद्युत रासायनिक सारणी के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग देखिएगा, कोई विद्युत रासायनिक सेल बना रहे हैं, उसमें जो दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं उनमें से कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करेगा और कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह कार्य करेगा, इसका पता अपन विद्युत रासायनिक सारणी से पता कर सकते हैं। विद्युत रासायनिक सेल में एनोड व कैथोड की जानकारी। इससे विद्युत रासायनिक सारणी से पता चल जाएगी। सिंपल सा है, एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण।
और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। पता है अपने को। इस सारणी में जब कोई दो तत्व आपस में क्रिया करेंगे तो जो तत्व सारणी में ऊपर होगा उसका तो ऑक्सीकरण होगा और जो तत्व नीचे होगा उसका अपचयन होगा। तो सीधा सा है, सारणी में जो तत्व ऊपर है, ऊपरी सिरा लिथियम वाला है और निचला सिरा फ्लोरीन वाला है, तो विद्युत रासायनिक सारणी में जो तत्व ऊपर है वो एनोड की तरह व्यवहार करेगा और जो तत्व नीचे है वो कैथोड की तरह व्यवहार करेगा। जैसे अपन ने गैल्वेनिक सेल में देखा, गैल्वेनिक सेल में जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड हैं, तो जिंक कैसा व्यवहार कर रहा है, एनोड की तरह, और कॉपर कैसा व्यवहार करता है, कैथोड की तरह गैल्वेनिक सेल में। क्यों, देखो जिंक ऊपर है और नीचे जाते जाते तो कॉपर यहाँ पे है। ठीक है, जिंक को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अपन ने जोड़ा था तो जिंक का व्यवहार कैसा था, एनोड की तरह, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का व्यवहार कैसा था, कैथोड की तरह। क्यों, जिंक है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, देखो, इसलिए जिंक एनोड, हाइड्रोजन कैथोड। और इसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जो अपन ने कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड हो गया और कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड हो गया। क्यों, देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो कॉपर से ऊपर है, तो ऊपर वाला एनोड और नीचे वाला कैथोड की तरह व्यवहार करता है। तो ये पहला अनुप्रयोग हो गया। दूसरा अनुप्रयोग देखिएगा, किसी अभिक्रिया की संभावना का पता लगाना। किसी रासायनिक अभिक्रिया की संभावना का पता विद्युत रासायनिक सारणी से कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहां पे, जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट नहीं रख सकते हैं, लेकिन कॉपर के पात्र में जिंक रख सकते हैं, जिंक सल्फेट रख सकते हैं। कॉपर के पात्र में जिंक सल्फेट रख सकते हैं, क्यों, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखिए दो कंडीशन है, हल करें इसको तो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, पात्र किसका है, जिंक का, क्या भरा हुआ है इसमें, कॉपर सल्फेट। दूसरी कंडीशन, पात्र किसका है, कॉपर का, क्या भरा हुआ है इसमें, जिंक सल्फेट, है ना। अब पहली कंडीशन पर आते हैं कि इस कंडीशन में अगर अपना अभिक्रिया लिखना चाहें तो जिंक का पात्र है तो जिंक ठोस के रूप में है और विलयन में कॉपर सल्फेट है, क्रिया करके जिंक सल्फेट बनेगा और प्लस कॉपर बनेगा। इस पात्र के लिए अगर अपना अभिक्रिया लिखना चाहें तो कॉपर का पात्र जिंक सल्फेट से क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, कॉपर सल्फेट बनाएगा प्लस जिंक बनाएगा, है कि नहीं। देखिए अब पहली कंडीशन पर आते हैं, जिंक का पात्र मतलब जिंक यहां पर शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में है, कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है, कॉपर यहां पे 2+ ऑक्सीकरण अवस्था में है, बनाएगा जिंक सल्फेट जिसमें जिंक 2+ ऑक्सीकरण अवस्था में है और कॉपर अपचयित होकर कॉपर धातु बनाएगा, कॉपर 0 ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो मतलब जिंक का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है और कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। मतलब जिंक एनोड की तरह व्यवहार कर रहा है और कॉपर कैथोड की तरह व्यवहार कर रहा है। क्या ये हो सकता है, विद्युत रासायनिक सारणी में देखिए, जो ऊपर है उसका ऑक्सीकरण होगा, एनोड की तरह व्यवहार करेगा, जो नीचे है उसका अपचयन होगा, कैथोड की तरह व्यवहार करेगा। जिंक देखो ये रहा और कॉपर कहाँ है, नीचे जाते जाओ नीचे जाते जाओ, ये रहा कॉपर, तो कॉपर नीचे है कैथोड की तरह, तो यहाँ पर कॉपर का अपचयन हो रहा है, कॉपर कैथोड की तरह व्यवहार कर रहा है। जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक एनोड की तरह व्यवहार कर रहा है, मतलब ये अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया होगी इसका मतलब जिंक का पात्र कॉपर सल्फेट से क्रिया कर लेगा और नष्ट हो जाएगा।
जिंक है वो इस विलयन में घुल जाएगा। तो अगर जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट रख दिया तो जिंक का पात्र नष्ट हो जाएगा, इसलिए अपन कह रहे हैं कि जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा करेंगे तो जिंक का पात्र नष्ट हो जाएगा, जिंक की क्रिया कॉपर सल्फेट से हो जाएगी, है ना। तो ये बात यहां पर सिद्ध हो गई। दूसरा देखिए, कॉपर का पात्र है और जिंक सल्फेट उसमें रखा हुआ, ये अभिक्रिया अपन ने लिखी। तो अभिकारक में कॉपर 0, जिंक 2+, उत्पाद के रूप में कॉपर 2+ और जिंक 0। तो कॉपर का क्या हो रहा है, 0 से +2, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। जिंक है वो +2 से 0 बना रहा है, मतलब जिंक का अपचयन हो रहा है। तो यहां कॉपर एनोड और जिंक कैथोड की तरह व्यवहार कर रहा है। तो विद्युत रासायनिक सारणी को देख के बताओ, क्या यह संभव है? नहीं है, क्योंकि कॉपर तो नीचे है, जिंक ऊपर है। तो जिंक तो एनोड की तरह ही व्यवहार करेगा, जिंक का तो ऑक्सीकरण ही हो सकता है, कॉपर है वो जिंक का अपचयन नहीं कर पाएगा। तो यहां देखिए, कॉपर है वो एनोड की तरह व्यवहार नहीं कर पाएगा, जिंक है वो कैथोड की तरह व्यवहार नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यह अभिक्रिया नहीं होगी, संभव नहीं है। मतलब कॉपर का पात्र जिंक सल्फेट से क्रिया नहीं करेगा, और क्रिया नहीं करेगा तो कॉपर का पात्र सुरक्षित रहेगा, और सुरक्षित रहेगा इसका मतलब कॉपर के पात्र में अपन आसानी से जिंक सल्फेट रख सकते हैं, है ना, बता सकते हैं आसानी से ये। और देखिएगा, कुछ अभिक्रियाएं लिख रहा हूं मैं, उन अभिक्रियाओं में आपको बताना है कि कौन सी अभिक्रिया संभव है, कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। देखिएगा, जैसे मैंने लिखा HCl + Br2 से बने 2HBr + Cl2, और दूसरी अभिक्रिया मैंने लिखी HI + F2 2HF + I2। ये मैंने अभिक्रियाएं लिखी। आपको बताना है कौन सी अभिक्रिया संभव है, दोनों संभव है या दोनों संभव नहीं है, ये अपने को पता करना है। HCl में Cl है -1, ये Br2 शून्य ऑक्सीकरण अवस्था, HBr में Br -1 और Cl2 शून्य ऑक्सीकरण अवस्था। तो क्लोरीन का क्या हो रहा है, -1 से 0 हो रहा है, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। Br2 का क्या हो रहा है, 0 से -1 हो रहा है, मतलब अपचयन हो रहा है इस अभिक्रिया के अनुसार। अब अपने को विद्युत रासायनिक सारणी से देखना है कि क्या यह संभव है। विद्युत रासायनिक सारणी में जब दो तत्व आपस में क्रिया करते हैं तो ऊपर वाले तत्व का ऑक्सीकरण होगा, नीचे वाले का अपचयन होगा। Cl और Br, क्लोरीन और ब्रोमीन में से ऊपर कौन सा है, ब्रोमीन है, और नीचे कौन सा है, क्लोरीन है। तो ब्रोमीन का तो ऑक्सीकरण होना चाहिए, होगा, और क्लोरीन का अपचयन होगा। तो क्या ऐसा हो रहा है, ब्रोमीन का ऑक्सीकरण हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। क्लोरीन का अपचयन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये अभिक्रिया नहीं हो सकती, यह अभिक्रिया संभव नहीं है। दूसरे में देखिए, HI क्या है, HI में आयोडीन -1 है, फ्लोरीन यहाँ पे शून्य ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। उत्पाद में फ्लोरीन -1 है और आयोडीन है वो शून्य ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है। आयोडीन का क्या हुआ, -1 से 0, मतलब ऑक्सीकरण हुआ। फ्लोरीन का क्या हुआ, 0 से -1, मतलब अपचयन हुआ। जो तत्व विद्युत रासायनिक सारणी में ऊपर होगा उसका ऑक्सीकरण होगा, और जो नीचे है उसका अपचयन होगा। आयोडीन और फ्लोरीन क्रिया कर रहे हैं, तुलना देखिए इनकी, आयोडीन ऊपर है, फ्लोरीन नीचे है। आयोडीन का ऑक्सीकरण होगा, फ्लोरीन का अपचयन होगा। कैसा हो रहा है, आयोडीन का ऑक्सीकरण हो रहा है, फ्लोरीन का अपचयन हो रहा है, बिल्कुल उनके मानक के आधार पर अभिक्रिया हो रही है। इसका मतलब ये अभिक्रिया होगी, आसानी से आप बता सकते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया की संभावना का भी आप पता कर सकते हैं विद्युत रासायनिक सारणी के आधार पर। तीसरा अनुप्रयोग देखिएगा कि जब अपन किसी धातु को अम्ल में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी या नहीं निकलेगी।
उसका पता लगाते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन गैस कब निकलती है? जब अम्ल से प्राप्त H+ आयन का अपचयन होता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। H+ आयन का अपचयन कौन कर पाएगा? जो तत्व हाइड्रोजन से ऊपर है वह H+ आयन का अपचयन कर देगा, मतलब वो एनोड की तरह व्यवहार करेगा और हाइड्रोजन है वो कैथोड की तरह व्यवहार करेगा। हाइड्रोजन का अपचयन हो रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन कैथोड की तरह व्यवहार करेगा। तो देखिए एनोड की तरह व्यवहार कौन करता है? जो ऊपर है। और हाइड्रोजन से ऊपर कौन से तत्व हैं? ये तत्व हैं, ये धातु हैं। तो ये धातु अगर अम्ल में डाले जाते हैं तो अम्ल से प्राप्त H+ आयनों का अपचयन करके ये हाइड्रोजन गैस देंगे। लेकिन अगर इन तत्वों में से जैसे कॉपर है Ag, Hg, Au, ये धातु अगर अम्ल में डाले जाते हैं तो ये H+ आयन का अपचयन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर जो हाइड्रोजन है वो एनोड है और ये तत्व कैथोड की तरह व्यवहार करेंगे, तो इन तत्वों का तो अपचयन होगा, ये H+ का अपचयन नहीं कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कौन से धातु अम्ल में डालने पर हाइड्रोजन गैस देंगे? जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं। नीचे वाले धातु हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई। चौथा अनुप्रयोग देखिएगा इसका, विभिन्न धातुओं की सक्रियता। धातुओं की सक्रियता का इसमें पता लगता है। धातु का गुण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है। और इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण विद्युत रासायनिक सारणी में किसका ज्यादा है? जो विद्युत रासायनिक सारणी में जितना ऊपर है उसका इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण भी उतना ही ज्यादा है। तो इस विद्युत रासायनिक सारणी में लिथियम है, उसका इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण सबसे ज्यादा है, और फ्लोरीन है, उसका इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण सबसे कम है। ठीक है, तो ये देखिए विभिन्न धातु हैं, इनके विद्युत रासायनिक सारणी में विभव के मानों के आधार पर अपन बता सकते हैं कि जो अपन ऊपर से नीचे जाते हैं तो धातुओं की सक्रियता का मान घट रहा है, या फिर अपन नीचे से ऊपर जाते हैं तो धातुओं की सक्रियता बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण बढ़ रहा है। तो इस सारणी के आधार पर अपन धातुओं की सक्रियता को बता सकते हैं। नेक्स्ट इसका अनुप्रयोग है विद्युत रासायनिक सेल के विभव की गणना करना। कोई भी विद्युत रासायनिक सेल बनाते हैं उसमें अपन एनोड और कैथोड आपस में जोड़ते हैं, तो जो सेल विभव आता है, मानक सेल विभव, उसको अपन क्या लिखते हैं? ई राइट माइनस ई लेफ्ट। दोनों ही इलेक्ट्रोड के अपन मानक अपचयन विभव प्रयुक्त करते हैं। तो ई सेल क्या हो गया? राइट में क्या लिखते हैं? ई कैथोड, और लेफ्ट में क्या लिखते हैं? एनोड। तो जो भी आपने कैथोड प्रयुक्त किया है, जो भी आप एनोड प्रयुक्त करते हैं, उनके मानक अपचयन विभव के मान सारणी में आंकड़े होते हैं, यहाँ पर वो आंकड़े प्रयुक्त करके आप सेल विभव की गणना कर सकते हैं। उदाहरण अगर अपन लें, जैसे गैल्वेनिक सेल काम में लें, तो गैल्वेनिक सेल के लिए ई सेल क्या है? कैथोड। कैथोड किसका बना है? कॉपर का। एनोड, एनोड किसका बना है? जिंक का। इनके अपचयन विभव प्रयुक्त कर सकते हैं। और विद्युत रासायनिक सारणी से इसके मान देखें तो कॉपर का अपचयन विभव है +0.34 वोल्ट, और जिंक के अपचयन विभव का मान है -0.76 वोल्ट। दोनों के मान रख दूं यहां पर तो सेल का विभव आ जाता है 1.10 वोल्ट।
तो ये दोनों मान कहाँ से प्राप्त हुए? विद्युत रासायनिक सारणी से प्राप्त हुए। उससे अपन सेल विभव की गणना कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सेल विभव की गणना आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये था विद्युत रासायनिक सारणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसके अनुप्रयोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा, ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि मानक अपचयन विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव, इस तरह की चीज़ें हैं ना। थोड़ा सा धैर्य के साथ इसको नोट्स बनाते हुए पढ़ें, और अगर कोई समस्या आती है तो पर्सनली मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपको उसका हल मिलेगा। तो हाथ धोते रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।